नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे व्यूअर जानना चाहते हैं कि पेटीएम में अब क्या होगा। लगातार 2 दिन से इसके अंदर 20% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। घबराहट और बेचैनी तो बढ़ना ही स्वाभाविक है कि 2 दिन में अगर 40% शेयर गिर जाता है तो आने वाले अगर 4-5 दिन तक और अगर इस तरह से लोअर सर्किट लगा रहा तो ये शेयर कहाँ तक जाएगा। क्या पैसा पूरा शून्य हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? ये एक चिंता की विषय बनी। तो मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा। उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि ये जो कंपनी है, जो पेटीएम, जिनको इनका जो बिजनेस मॉडल है, ये जिस तरह से इनका जो काम है, जिस तरह से इन लोगों ने आईपीओ लाकर पैसा जुटाया था, या जो इनके ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं, जो इनकी व्यवस्था है, कस्टमर की शिकायत है, आरबीआई की शिकायत है, इन्वेस्टरों की शिकायत है, शिकायतों का अंबार लगा हुआ है इनके ऊपर। और जो खासकर जो आपने बीच में सुना भी होगा और अभी भी चल जो साइबर क्राइम, जिसके अंदर कई लोगों के बैंक अकाउंट साफ हो गए। तो इस तरह से मामले इतने बन चुके इसके कंपनी के ऊपर कि शायद उसका निपटारा मेरे ख्याल से आने वाले 10-20 साल तक भी शायद ही हो। और अभी जो गिरने की जो वजह है, वजह ये रही कि आरबीआई ने इनके जो पेमेंट बैंक वगैरह इनके ऊपर सब पे रोक लगा दी है। मतलब आप इसके अंदर आप जो बैंक पेटीएम बैंक है, इसके अंदर न पैसा डाल पाएंगे, नहीं इसी पे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। वॉलेट में भी आप पैसा नहीं रह सकते, केवल आप मोबाइल वगैरह रिचार्ज करा सकेंगे या किसी को अगर आपने कोई सामान खरीदा तो वहाँ पेमेंट कर सकोगे, बस यूपीआई के द्वारा। अब इसकी सर्विस मतलब जितनी सर्विस इन्होंने शुरू की थी, सारी सर्विस एक एक करके शायद ख़त्म हो रही है। तो ऐसी कंपनी का सबसे बड़ी बात क्या था कि जब भी इसका आईपीओ आया था ना, तब से इसके ऊपर मतलब सवाल निशान खड़े हो गए थे। क्योंकि इस कंपनी के अंदर आपको पता होगा शायद कि इसमें जो चाइनीज़ कंपनी है, जो अलीबाबा कहते बताते हैं कि उनका करीब 55% होल्डिंग था तब ये कंपनी शुरू हुई थी, नोटबंदी के पहले। जब नोटबंदी मोदी सरकार ने लागू की थी, उसके पहले ही पेटीएम शुरू हो चुका था। और नोटबंदी के अंदर ये सबसे ज़्यादा चर्चित रहा था पेटीएम, क्योंकि एटीएम में और बैंकों में पैसा नहीं था, तो लोगों को पेटीएम के द्वारा ही अपने जो रोज़ की जो ज़रूरतें पूरी हो रही थी। और देखते देखते ये जो कंपनी है हर जुबा पर छा गई। मतलब इसका ये यहाँ तक था कि हर जगह पेटीएम की से ही पेमेंट होने लगा था। चाहे बड़े मॉल में ख़रीदो, चाहे यहाँ तक कि सड़क पर जो ठेले लगाने वाले हैं, जो सब्जी के ठेले लगा, तो उनके तक पेटीएम पहुँच गया था। वहाँ तक कि वहाँ भी आप सब्जी चाहे 10 रुपये सब्जी लो, 20 रुपये सब्जी, आप पेटीएम से पेमेंट करो। कई मंदिरों में तो दान पात्र के ऊपर भी पेटीएम का वो क्यूआर स्कैन लगा दिया कि वहीं से आप उसके द्वारा दान कर सकते हैं आप। मतलब इस कदर फैल चुका था कि बैंकों से भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। और जब आईपीओ आया था, कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आईपीओ आया था यह एलआईसी के बाद में। इतना बड़ा आईपीओ था कि इसके 18,000 करोड़ का आईपीओ लेकर आए थे। जब आईपीओ लेकर आए थे 18,000 करोड़ का, इसकी जो प्राइस भी रखी थी वो करीब 1800-1900 रुपये के आसपास प्राइस रखी थी इसकी, जो शेयर प्राइस। और ये 2150 पर लिस्ट हुआ था उस समय, आप देखिए। लेकिन तब भी सवाल उठाए थे कि इससे जो इनके पास न तो इतनी एसेट है, नहीं इतना इनके पास बैंक बैलेंस है, न इतनी इनके पास इसकी संपत्ति कुछ है कि इतना बड़ा आईपीओ लाने की मंजूरी आखिर कैसी दे दी। और इतनी जो बड़ी प्राइस 1800, 1850, 1900 रुपये का जो प्राइस रखी, वो इतनी बड़ी प्राइस का जो शेयर का आईपीओ की कैसी मंजूरी मिल गई। तब भी कई जो विश्लेषक उन्होंने कहा था कि इसके जो शेयर की प्राइस 400 रुपये के आसपास होना चाहिए, जो कि आज है। आज 487 रुपये वापस प्राइस हो गई इसकी। लेकिन तब हो गया था, लिस्ट हुआ था। उसके बाद में जब इन्होंने जो आईपीओ का जो प्रोस्पेक्टस जो अखबार में विज्ञापन वगैरह आए थे, उसमें यही था। और जब इनकी साइट पर भी ये था कि इन्हें क्या काफ़ी कर्जा था, करीब 9,000 करोड़ का कर्जा था उस समय। तो इस कर्जों को चुकाने के लिए मतलब इनका आईपीओ का ये भी था कि हम जो आईपीओ जो पैसा आएगा उससे हम कर्जा चुकाएंगे।
कर्जा सबसे बड़ा कौन सा था? जो चाइनीज़ कंपनी था उनका था। 55% होल्डिंग उनकी थी उस समय, जो कि अनलिस्टेड कंपनी में जो अपना पैसा लगाते 55%, करीब 10,000 करोड़ रुपये के आसपास था उनका। मतलब 7,000 करोड़ रुपये था और ब्याज से करीब 10,000 करोड़ रुपये। तो इन्होंने जो आईपीओ से जो पैसा आया था उस पैसे से इन्होंने कर्जा उतारा। मतलब क्या है कि जो चाइना कंपनी का जो कर्जा उतारने के लिए हमारे देश के जो इन्वेस्टर है उनका पैसा जुटाया गया, उनसे पैसा लिया गया और तब उनका कर्जा उतारा। और इसी कारण ये जो विजय शेखर शर्मा है जो इसके मालिक है, और 97 कम्युनिकेशन जो इसकी पेरेंट कंपनी है, तब से ये पूरी सवालों के निशाने में चल रही है। और इनके जो कई जो काम ऐसे हुए हैं कि आरोप भी लगे थे बीच में कि अनाप शनाप पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है पैसा, तब भी एक सीमा लगा दी गई थी इसके ऊपर, क्योंकि लोग पेमेंट कर रहे थे। जो नोटबंदी दुआ के समय भी हुआ था, और जो कई जो मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा था इनके ऊपर। तो ये कंपनी का जो थोड़ा सा अगर डेटा बताया था, अभी इसका जो आईपीओ आया था उस समय इसका जो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल चुका था, पर आज की तारीख में वापस ही 30,000 करोड़ पे पहुंच गया इसका मार्केट कैप। मतलब कह सकते हैं कि 70% मार्केट कैप साफ हो चुका है, केवल 30,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया। आज भी कंपनी पर कर्जा है। रेवेन्यू जरूर कंपनी का अभी अच्छा आया है, 2850 करोड़ का रेवेन्यू आया है। पूरे साल का देखें तो करीब 6,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है, लेकिन उस रेवेन्यू आने के बावजूद भी इनके जो खर्चे हैं वगैरह ये इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि ये उसकी चुकता भी नहीं कर पा रहे कंपनी। अब ये है कि अब क्या होगा? सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि अब क्या जिनको पैसा डाला का जिन्हें उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कितना मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये कंपनियां हैं, जितनी भी जो पेमेंट बैंक से जुड़ी कंपनी, अब तो पहले पेटीएम का एक क्षेत्र रहा था, अब तो काफ़ी ज़्यादा गूगल पे आ गया, फ़ोन पे आ गया, और अभी जो जियो का लॉन्च हो रहा है। कहने का मतलब कि कई सारी कंपनियां आ गई है जो कि इस तरह का पेमेंट की सुविधा देती है। चूँकि ये सारी सर्विसेज फ्री देते हैं, इनके कोई चार्जेस नहीं लगाते किसी की कस्टमर के पेमेंट के ऊपर, इनके ऊपर। तो इनके पास कस्टमर से कोई आय तो होती नहीं है। इनकी आय का जो साधन होता है, जो जिस बैंक से ये टाइप होते हैं और जिस कंपनी से टाइप होते हैं वहाँ से इनकी इनकम आती है, बाकी जो डेटा वगैरह इससे आती है। तो इनकम इसीलिए घट रही है, और इनका ज़्यादा असेट भी नहीं होती इस कारण इसी कंपनी है कि जो दिन, ये ज़रूर है कि यूज़ ज़्यादा है ज़रूर है, लेकिन इनकम के मामले में ये फिसड्डी हो जाती है। बैंकों की बात अलग है। बैंक में क्या होता है कि जब आप किसी को लोन वगैरह देते हैं तो ब्याज वगैरह वहाँ से पैसा आता है, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इनका बैंकिंग सुविधा के ऊपर भी आरबीआई ने रोक लगा दी है। मतलब जहाँ से इनको पेमेंट आना था, जहाँ से इनको पेमेंट आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ये कह सकते हैं आप। कंपनी के पास रेवेन्यू आने के अब बहुत कम रेवेन्यू इसको इनके पास आएगा। हालांकि ये ज़रूरी है कि इनकी जो 97 जो कम्युनिकेशन पेरेंट कंपनी, वो ये ज़रूर कह रहे कि हम दूसरे बैंकों के साथ टाई अप करके हम वापस इसको रनिंग में करेंगे, वापस चालू करेंगे। लेकिन वही है कि आरबीआई का नियम सभी पर लागू होगा ही होगा, चाहे किसी से के साथ भी टाई अप करे या न करे। जो नियम आरबीआई ने लगाए हैं वो लागू रहेंगे, और उसके आधार पर आने वाले समय में ये इनकी स्थिति क्या रहेगी, केवल क्या मोबाइल रिचार्ज करने तक या डेटा रिचार्ज करने तक ही रहेगी इनकी स्थिति? अगर केवल इतना ही उपयोग होगा, मान लीजिए आपकी जो आपके पास पेटीएम का ऐप डाउनलोड कर रखा है पेटीएम, और इसका उपयोग केवल इतना ही रह जाएगा कि मोबाइल का ऐप, मोबाइल रिचार्ज कर लो, डेटा रिचार्ज कर लो, टीवी का DTH रिचार्ज कर लो, या आप चाहो तो किसी को तो पेमेंट वगैरह कर सकते, इतना कर लो। तो ये जो छोटे मोटे काम हो जाएंगे तो फिर इस कंपनी का जो रेवेन्यू घटेगा, रेवेन्यू घटे, क्योंकि इनके फिर खर्चे भी कम करना पड़ेंगे। सबसे बड़े जो खर्चे इन्होंने फैला रखे, खर्चे भी कम करना पड़ेंगे। खर्चे कम करेंगे तो उसके आधार पर रेवेन्यू जैसे जैसे, मतलब ये कि अब इनको चलाना, इस तरह की स्थिति चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये ज़रूरी है कि सरकार इस तरह की चीज़ों को प्रोटेक्ट करती थी, पहले भी किया था। जब पेटीएम, जब नोटबंदी के समय इसका प्रचार सरकार के द्वारा भी हुआ था। सरकार के विजय शेखर शर्मा जो इसके मालिक है, फाउंडर है, उन्होंने तो मोदी के साथ कई उनके फोटो भी है मोदी के साथ। मतलब एक तरह से कह सकते सरकार के जो नोटबंदी के समय सबसे ज़्यादा काम करने वाली कंपनी रही थी, चर्चित भी रही थी इस कारण। पर अब वो स्थितियाँ नहीं हैं। अब ये समझ लीजिए कि अब पेटीएम जैसी 50 कंपनियाँ आ चुकी पेमेंट करने वाली, सरकार की खुद की कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ, और ये कंपनी, इस कंपनी पर एक चाइनीज़ कंपनी होने का दबाव भी लगा हुआ है। इनके ऊपर एक और आरोप लगाते कि जो डेटा, जो कस्टमर का डेटा तो गिरते चला जा रहा है।
अब देखिए इसके अंदर जो रेवेन्यू इतना कम आ गया, अभी भी इनके ऊपर कर्जा बना हुआ है, कर्जा चुकाना पड़ेगा इनको। और कर्ज चुकाने के लिए अभी बीच में भी ये जब इन्होंने बाईबैक भी किया था विजय शेखर शर्मा ने, कुछ लोगों को पैसा चुकाने के लिए, इस वजह से ये शेयर थोड़ा सा 900 रुपये तक गया था अभी बीच में। पिछली बार जब 450 तक 417 रुपये तक गिरा था, वहाँ से शेयर चढ़ते चढ़ते वापस 900 तक गया था। 900 से 700 रुपये तक ट्रेड करा था, और ये माना जा रहा था कि आप वापस अपने पुराने जो IPO प्राइस या 1800 1900 या जो भी लिस्टिंग प्राइस थी उस तक पहुंच जाएगा, लेकिन वहाँ तक पहुंचा नहीं, वापस ये गिर के 400-500 रुपये के नीचे आ गया। 487 रुपये ट्रेड कर रहा आज। और कल मतलब मंडे को वापस अगर ये 20% का लोअर सर्किट पकड़ता है तो फिर नीचे जाएगा ये। मतलब अगर ये मान लीजिए कि अगर 4 दिन में अगर लोअर सर्किट लगा या 5 दिन भी रहा आपको लोअर सर्किट, तो यहाँ से भी काफ़ी गिर जाएगा नीचे ये, और हो सकता है कि 100-150 रुपये तक पहुँच जाए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें पैसा कम लगाओ, अच्छी कंपनी में लगाओ पैसा। ये फिनटेक कंपनियाँ जितनी भी है ना, इनके साथ थोड़ी सी रिस्क होती है। मैंने बीच में कई कंपनी के शेयर के जो बारे में जानकारी दी कि फिनटेक कंपनियाँ के पास जो असेट नहीं होती, इनका रेवेन्यू थोड़ा मामले में थोड़ा सा एक अलग तरह का बिजनेस होता है। एक तरह से बैंक की तरह होता है, लेकिन बैंक से थोड़ा अलग होता है बिजनेस इनका। रिस्की, सबसे ज़्यादा रिस्की जगह ही है। तो अगर आप भी प्रॉफिट में तो शायद ही होंगे, लॉस में होंगे। और अगर लॉस में नहीं हो और आपने कभी वो खरीदोगे 417 रुपये के आसपास, तभी भी आप 50-60 रुपये के प्रॉफिट में हो, तो वहाँ से आप बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपने 1800 1900 2100 में लिया हुआ है तो वहाँ से तो आप मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक पहुँच जाएगा। नुकसान तो आपको उठाना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ घोषणा हो जाती है कंपनी का, घोषणा भी का आप देखिए लिस्ट होने के बाद से कंपनी ने अभी तक ने निवेशकों को न तो बोनस दिया, न डिविडेंड, कुछ भी नहीं दिया है। तो आप क्या घोषणा करेंगे जब अच्छी स्थिति में घोषणा नहीं करी कंपनी ने, तो आप घोषणा इस मरणाचल स्थिति में क्या घोषणा करेंगे। उम्मीद कमी लगती है कि कोई अनाउंसमेंट हो जाए वगैरह, कुछ भी होगा बाईबैक करने जैसी स्थिति में अब कंपनी की हालत नहीं है कि वो वापस अपने शेयर को बाईबैक करके और ऊपर तक ले जाएगी। हाँ, पेमेंट भी ये चीज़ चलता रहेगा, पेटीएम बंद नहीं होगा, इसकी सर्विसेज चलती रहेगी, लेकिन अब सर्विस बहुत लिमिटेड ही चलेगी, सारी सर्विस नहीं मिलेगी। तो ये दोस्तों, आज मेरे एक व्यूअर ने जानकारी मांगी थी, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर कुछ देखो कि क्या है। तो कोई बड़ा डेटा में तो कोई ख़ास मुझे नज़र आया नहीं है। बाकी कंपनी की कहानी थोड़ी संदिग्ध स्थिति में है। इन्वेस्ट करना ना करना आपकी मर्ज़ी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। और अगर आप लगता है कि यहाँ से वापस ऊपर जाएगा तो ये आपकी अपनी रिस्क पर होगा। मैं कोई राय नहीं देता। नंबर देने की बात करते तो हम 10 में से 2 नंबर देंगे इसको केवल। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।